हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक्सपर्ट 3D स्मार्ट क्लासेस के न्यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक न्यू टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक या ऐसे शॉर्ट चीज़ें बताएंगे तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। आपको वो लड्डू लगेगा, आप लड्डू को जैसे देखकर खाने में इंटरेस्ट रखते हैं वैसे आप क्वेश्चन देखते देखते उसको लपक जाइएगा। आइए हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ बताते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आपको ऑप्शन रहेगा sp3, आपको ऑप्शन रहेगा sp3d, आपको ऑप्शन रहेगा sp3d2। तो आप शॉर्ट में जल्दी कैसे मार सकते हैं, है ना। इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट सा, छोटा सा, मीठा सा, प्यारा सा एक चीज़ बताएंगे। आइए देखते हैं। इसे जानने के लिए हम आपको एक चीज़ लिखाते हैं, जैसे n को बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ कि बॉन्डिंग बनाते समय मॉलिक्यूल्स कितने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड किया है, कितने ऑर्बिटल्स उसमें ओवरलैप किए हैं, है ना। उसके लिए हम एक चीज़ बनाए हैं, V प्लस लिखेंगे M प्लस लिखेंगे A माइनस लिखेंगे C अपॉन नीचे लिखेंगे 2। अब यहाँ पे ये सारी छोटी छोटी टर्म क्या है ये चीज़ जानेंगे। इसके लिए जानने के लिए हम V = जानेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम मतलब जैसे हम बोल दें PCl5, तो PCl5 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जिसकी नंबर कम होगा। तो जिसका नंबर कौन, इसमें से कौन सा नंबर कम होगा, फास्फोरस का नंबर कम होगा। जैसे हम कह दें कि NH3, तो NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा। जैसे NH3 में जिसका नंबर कम होगा तो नाइट्रोजन का नंबर कम है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा। समझ में। तो इसलिए हम लेंगे सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। M का मतलब होगा आपको मोनोवायलेंट एटम लेंगे, यानी सेंट्रल एटम से जितने मोनोवायलेंट का मतलब होता है कि जिसकी वायलेंसी एक हो। अब आप ग्रुप में देखेंगे कि सबसे एक वायलेंसी किसकी होती है, एक वायलेंसी होती है हाइड्रोजन ग्रुप के, जैसे ग्रुप 1 की, ग्रुप 17 का। इसका जो होता है वायलेंसी कितना होता है, 1, और जो इसकी वायलेंसी 1 होगी उसको हम कहेंगे मोनोवायलेंट एटम। समझ में। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचानेंगे कि किसी भी एटम के आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अंतर होता है। आप मान लीजिए कि आप नाइट्रोजन को ही खोलेंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है कितना, 7 होता है। तो 7 में 2 पहले कक्षा में जाएगा, अब 5 कौन से कक्षा में जाएगा, लास्ट में। तो लास्ट में कितना बच रहा है, 5। तो ये जो 5 होगा ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। समझ में। आप ऐसे एक ट्रिक हम बताते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का। जैसे आप लोग ग्रुप 1 का देखिएगा तो ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, यानी ग्रुप 1 में जितने भी एटम उपस्थित रहेंगे उसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। ग्रुप 2 में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। D ब्लॉक का आपको निकालना पड़ेगा। ग्रुप 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, ग्रुप 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, और ग्रुप 16 में होता है 6, और ग्रुप 17 में होता है 7, और ग्रुप 18 में होता है 8। यानी आप देख रहे हैं कि ग्रुप हम 16 लिख रहे हैं तो इसका लास्ट वाला जो अंक होगा इसके बराबर होगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं ग्रुप 18 लिख रहे हैं तो ये जो लास्ट वाला अंक होगा इसके बराबर क्या होगा, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों आप प्यार से निकाल सकते हैं। समझ में। तो इस तरह ये V का मतलब क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। M का मतलब क्या होगा, मोनोवायलेंट एटम, यानी एटम की संख्या। E का मतलब होगा एनायन मतलब एनायन होगा, यानी नेगेटिव चार्ज। ये एटम पे कोई नेगेटिव चार्ज पड़ा है तो उसकी संख्या को। समझ में। अगर एटम पे कोई नेगेटिव चार्ज हो तो एनायन वो होगा। C मतलब होता है केटायन। C मतलब क्या होता है, केटायन, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये केटायन की संख्या आप निकाल लेंगे, एनायन की संख्या अगर दिया रहेगा तो आप निकाल लेंगे। तो आप ये चीज़ें, बस इतना आपको चीज़ें निकालना पड़ेगा, है ना। ये निकाल कर आप इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपका हाइब्रिड यानी N आ जाएगा, N ऑर्बिटल आ जाएगा। अब देखिए N की वैल्यू अगर आपको 2 आए, N की वैल्यू क्या है, 2 आए, तो इसका जो
हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आता है sp, क्या आएगा sp, यानी इसमें एक s ऑर्बिटल उपस्थित है और एक p ऑर्बिटल उपस्थित है। यदि n की वैल्यू आपको 3 आ गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो sp2 आता है। यदि n की वैल्यू 4 आ गया तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp3 आता है। n की वैल्यू अगर 5 आ जाए तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d आता है। अगर n की वैल्यू आपको 6 आ जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो sp3d2 आता है। और n की वैल्यू जब 7 आ जाएगा तो इसका आता है sp3d3। समझ में? यानी इस n की वैल्यू आपको 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 7 तक। इसी में दुनिया के सारे कंपाउंड लगभग निपट जाएंगे। समझ में? तो ये चीज़ आप बस n की वैल्यू निकालिए और देखिए कि n की वैल्यू 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, और उसके अनुसार आपको लिख देना है। समझ में? ये चीज़ें आप देख रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए आइए। एक एग्जाम्पल लेने के लिए हम उठाते हैं कोई भी NH3, जो सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है NH3 में। तो NH3 में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें, नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन ग्रुप 15 का तत्व है। तो ग्रुप 15 के तत्व के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे कितना, 5। क्या इससे मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है? जी हाँ, जुड़ा है। हाइड्रोजन तो जुड़ा है ना इससे, नाइट्रोजन से 3 मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है। हाइड्रोजन का वैलेंसी जो होता है वो कितना होता है, 1, तो ये मोनोवैलेंट हुआ, तो इससे 3। क्या इस पे कैटायन की संख्या है? नहीं, 0 होगा। क्या इस पे एनायन की संख्या है? नहीं, 0 होगा, 0 होगा ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे n इज इक्वल टू v प्लस m प्लस a माइनस c। ठीक, v कितना हो NH3 का, v हो जाएगा 5। मोनोवैलेंट कितना एटम है, इस पे हो जाएगा 3 है ना। मोनोवैलेंट एटम की संख्या, कैटायन है क्या, नहीं। एनायन है क्या, नहीं। तो इसकी संख्या कितना लिख देंगे, 0, -0, और नीचे कितना लिख देंगे, 2। ये 5 और 3 जोड़कर कितना आ जाएगा, 8, और नीचे हो जाएगा 2। ये दोनों कटेगा तो कितना आएगा, 4। और याद रखिएगा यहाँ पर 4 के लिए कितना, n की वैल्यू अगर 4 आए तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। इसके लिए क्या हो जाएगा, sp3। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप निकालना सीख गए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन, आप बताएंगे NCl3 का हाइब्रिडाइजेशन। आप जरूर, अगर आप निकालना सीख गए तो जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना सीख गए, लेकिन अब हमको सीखना है ज्योमेट्री निकालना है। तो आप इसी से एक छोटा सा चीज़ बताएंगे, आप इसी से ज्योमेट्री भी निकाल लेंगे। आइए ज्योमेट्री निकालने के लिए हम देखते हैं। तो अभी हम लोग देखे हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अब हम बोले थे कि ज्योमेट्री भी हम बताएंगे कि इससे रिलेटेड ज्योमेट्री आप कैसे निकाल सकते हैं। पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ज्योमेट्री होता क्या है। तो इसके लिए हम एक प्यारा सा शब्द लेंगे, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो होता है जनरली इसको हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब सुनिए, मान लीजिए कि पूछ दे कि आपको PCl5 का ज्योमेट्री निकालिए, आपसे पूछ दिया जाए NCl3 का ज्योमेट्री निकालिए, आपसे पूछ दे कि NH3 का ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। जैसे कहें कि अगर हम किसी एटम को ले, कोई मेटल हो गया, एटम हो गया, और इससे कोई 2 एटम ये जुड़ा हुआ है, और मान लेते हैं कि कभी ना कभी लोन पेयर भी आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। तो इस पे क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर, इसको बोलेंगे हम बॉन्ड पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बना है, तो इसको एक को बोलेंगे बॉन्ड पेयर। तो ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये दूसरा बॉन्ड पेयर हो गया, और 2 गो फ्री इलेक्ट्रॉन से बनते हैं लोन पेयर। ये आपको हंसता हुआ दिखाई दे रहा है ना ऊपर चेहरा, अगर खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ अगर आपको ऊपर दिखे, अगर हंसता हुआ, तो उसको बोलेंगे लोन पेयर। समझ में? तो जनरली ज्योमेट्री जो होता है वो लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर को मिलाकर जो स्ट्रक्चर मिलता है, अपने नग्न आंखों से देखिएगा, सुनहरा आंखों से देखिएगा, जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा उसको बोलेंगे हम ज्योमेट्री। समझ में? उसमें आपको लोन पेयर रह भी सकता है किसी किसी कंपाउंड में, और किसी कंपाउंड में लोन पेयर रहेगा भी नहीं। समझ में? लोन पेयर नहीं रहेगा तो उसको 0 मानेंगे, अगर लोन पेयर रहेगा तो उसको लेंगे। समझ में? तो लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर को मिलाकर जो आकृति स्ट्रक्चर बनती है उसी को बोलते हैं ज्योमेट्री, या उसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर। समझ में? इसको निकालने के लिए हम ये याद रखेंगे, समझ में, n की वैल्यू याद रखेंगे। यदि n की वैल्यू 2 आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और इसका जो ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे हम लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर, एकदम सीधा होगा। अगर sp2 आ गया, अगर n की वैल्यू कितने आ गए, 3, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाए, sp2, तो इसको बोलेंगे ट्राइंगोनल
क्या बोलेंगे, ट्राइंगोनल प्लेनर। ट्राइंगोनल बोल सकते हैं या ट्राइंगोनल प्लेनर बोलेंगे, समझ में। अगर sp3 आ गया, n की वैल्यू 4 और उसका ज्योमेट्रिक हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3, तो उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल। याद रखिएगा बच्चों, अगर आपका n की वैल्यू 5 आ गया और उसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d, तो इसको बोलेंगे ट्राइंगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्राइंगोनल बाई पिरामिडल, समझ में। अगर n की वैल्यू 6 आ गया और हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2, तो आप इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। और अगर ये आ जाए तो इसको बोलेंगे पेंटागोनल। क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये रहा आपका हाइब्रिड, इसी में सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। यहाँ तक आप याद कर लेंगे अगर, तो आपका सारा हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। तो अभी हम लोग देख लिए ज्योमेट्री। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा सुनहरा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपसे कह दिया है कि बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और इसका ज्योमेट्री भी साथ साथ निकालते चलिए। तो आप पहले हाइब्रिडाइजेशन लेंगे, है ना। हाइब्रिडाइजेशन लेने के लिए सबसे पहले हम n निकालेंगे, है ना। n का क्या होता है, v प्लस m माइनस c प्लस a अपॉन कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे v क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का लेना है। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, n है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब फिर से बता रहे हैं कि बाबू आप आखिरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन लेंगे, समझ में। तो 5 होता है। इससे मोनोवैलेंट एटम जुटा है क्या, हाँ। H जो है हाइड्रोजन, ये मोनोवैलेंट ही तो है। तो इसका संख्या कितना है, 3। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। और कैटायन है क्या इस पर, नहीं। तो कैटायन इस पर दिख रहा है, प्लस चार्ज नहीं है, तो 0 लेंगे। इस पर एनायन दिख रहा है क्या, नहीं, तो 0 लेंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, 2। तो 5 प्लस 3 कितना होता है, 8। और नीचे क्या रख देंगे, 2। इसकी संख्या कितनी आ रही है, 4। 4 के लिए याद कीजिए, यदि n की संख्या 4 आए तो इसके लिए हम क्या लेते थे, हाइब्रिडाइजेशन sp3 लेते थे। अब पूछेगा कि बताइए, जो NH3 जो है, ये H और ये H, इस पर एक लोन पेयर भी आएगा। तो ये NH3 का ज्योमेट्री क्या होगा, मतलब इसको देखने पे ये इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। तो sp3 के लिए हम स्ट्रक्चर क्या लिखते थे, टेट्राहेड्रल। तो हम कहेंगे कि इसका ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ज्योमेट्री और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और ये क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, समझ में। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर कभी कभी आपसे पूछता है कि लोन पेयर बताइए, है ना, किसी एटम पे कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर है, वो बताना है। तो बॉन्ड पेयर हम अभी बताए कि बॉन्ड पेयर ये है जो बॉन्ड जुड़ा है। तो ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा। तो बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो गई, 3। और लोन पेयर निकालने के लिए किसी एटम पे से n जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और उसमें से इसमें जो बॉन्डेड एटम है उसको घटा देंगे। तो बॉन्डेड एटम NH3 में कितने हैं, 3 हैं। ये n तो सेंट्रल एटम है ना, इससे हाइड्रोजन 3 को बंधा हुआ है, तो ये बॉन्डेड एटम हो गया। तो इससे बॉन्ड पेयर घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 तो पहले n-3 हो गया। n की वैल्यू कितना निकाल कर रहे हैं, 4। तो 4 और माइनस कितना कर देंगे, 3। तो 3 करेंगे तो 1 आएगा। 1 क्या होगा, ये लोन पेयर की संख्या होगा, समझ में। तो NH3 पे कितने लोन पेयर होंगे, 1। तो आप करेंगे लोन पेयर निकालने के लिए आपको फार्मूला बन गया है n और माइनस बॉन्ड पेयर। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, लोन पेयर, समझ में। लोन पेयर आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन, कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और हम निकालेंगे इस पे लोन पेयर है कि नहीं। और हम साथ में एक और चीज़ निकालेंगे, इसका ज्योमेट्री ऐसी का बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, समझ में। ये तीनों चीज़ हमको निकालना है भैया, हम निकालेंगे। हमसे जब कह रहा है तो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम याद करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन सा है, इसमें फास्फोरस है। ये क्या है, सेंट्रल एटम। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सेंट्रल फास्फोरस जो है ये 15 ग्रुप का है। 15 ग्रुप का है, तो 15 ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखते थे, 5। क्या इससे मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है, जी हाँ। ग्रुप 17 का तो है, क्लोरीन है ना ग्रुप 17 का। तो ग्रुप 17 का वैलेंसी कितना होता है, 1। ये है मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी हो गई, 5। इससे एनायन है क्या,
इस पे एनायन है क्या? नहीं। इस पे कैटायन है क्या? नहीं। तो इसका क्या निकालेंगे अब? एन। एन क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका फार्मूला होता है V + M - C + A/2। समझ में? यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा PCl5 का, सॉरी फास्फोरस का? 5। अब मोनोवैलेंट कितना जुड़ा है? 5। कैटायन है क्या? नहीं। इस पे एनायन है क्या? नहीं। /2। तो 5 या 5 कितना हो जाएगा? 10/2। ये कटेगा तो कितना आएगा? 5। अब 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था बताइए? sp3d होता था। इस sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो इसका ज्योमेट्री क्या आएगा? इसका ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर क्या आएगा? वो आएगा ट्राइंगोनल बाई पिरामिडल। समझ में? इसका क्या आएगा? ट्राइंगोनल बाई पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देख लीजिए। ये फास्फोरस हो गया, इस पे ऊपर एक Cl जाएगा, इस पे नीचे एक Cl आएगा, ये Cl रहा, इधर Cl रहा और एक ये Cl रहा। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल, इसको बोलते हैं एक्सियल, ये भी बोलते हैं एक्सियल। समझ में? इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 होता है, इसके बीच का जो एंगल होगा 90 होगा और इसके बीच का जो एंगल होगा 120 होगा। इन तीनों स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसका तो यहाँ हमें देखने पर लगेगा क्या? ट्राइंगोनल बाई पिरामिडल। जनरली ये 3D में होता है। समझ में? तो आप देखें NH3 का, आप देखें PCl5 का, है ना। आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि NCl3 का क्या होगा, सॉरी ज्योमेट्री इसका क्या होगा। NCl3 का बताएंगे आप ज्योमेट्री। समझ में? अब थोड़ा लोन पेयर देख लेते हैं। लोन पेयर का हम फार्मूला अभी बताए। लोन पेयर N क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर इज इक्वल टू हो जाएगा N आप कितना निकाले? 5। यहाँ पे देखिए ये N की संख्या है ना, यहाँ से ये कहाँ पे दिखा है? ये N है तो यहाँ पे भी N। ये N की संख्या कितना है? 5। तो यहाँ लिख देंगे हम 5। अब बॉन्ड पेयर गिन लेंगे, यानी सेंट्रल एटम से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो फास्फोरस से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 5। क्लोरीन के 5 एटम जुड़े हैं ना, तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इक्वल टू कितना आएगा? 0। यानी इस पे PCl5 पे कोई लोन पेयर नहीं है, यानी लोन पेयर की संख्या कितनी है? 0 है। तो ऐसे आप बनाएंगे क्या? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, आप लेंगे ज्योमेट्री। कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए लोन पेयर निकालने का, आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए बॉन्ड पेयर निकालने का, है ना। ऐसे ही हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ आप बने रहिए। हम ऐसे मज़ेदार ट्रिक के साथ, ऐसे छोटे छोटे शब्दों के साथ आएंगे, आपको आसानी पड़ेगा सब पढ़ने में। धन्यवाद।